नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपनी उम्मीद स्टडी में आप सभी का स्वागत है। वैदिक आज की टॉपिक है बहुत बेहतरीन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता जो होता है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो 1500 1000 ईसा पूर्व हैं, और जो 1000 से 600 ईसा पूर्व ये है आपका उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, ये देखिए इसकी स्टडी में पाया गया कि जो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में क्या थे, बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान में। मैक्समुलर ने आर्यों का मूल निवास जो बताया है मध्य एशिया। ठीक है, एक इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया क्या आर्यों का मूल जो निवास है वो मध्य एशिया बताया। आर्य द्वारा जो बनाई गई निर्मित की गई सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, यह जो कैसी सभ्यता थी तो बता दें आपको, यह जो आपका ग्रामीण वाला सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण वाला सभ्यता थी। तो मैक्स म्यूलर ने ये तो बता दिया आपको, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। यह जो है आपका ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण। आर्यों की जो भाषा थी मुन्ना, संस्कृत थी। क्या थी? लैंग्वेज तो हम लोग जो हिंदी है हमारी मातृभाषा, तो उस समय देखिए उनकी क्या थी, आर्य की जो भाषा लैंग्वेज थी संस्कृत थी। ठीक है, तो संस्कृत से ही हिंदी उद्गम हुआ है। आर्य शब्द भाषा समूह जो है इंगित करता है। क्या करता है? भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में, इन्हें जो है 5 भागों में बांटा गया है। पहला इसका है कि आपका कुल है, ग्राम है, विष है, जन है, राष्ट्र है। ग्राम के जो ग्राम है 5 भाग में बताया था आपको, प्रशासनिक इकाई है यानी बढ़ते क्रम में। तो कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, क्या ग्रामीणी कहा जाता था। ठीक है मुन्ना, आगे हम चलते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जाइएगा मत, हिलिएगा मत, सुनिएगा जरूर, समझिएगा जरूर। तो कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्रामीणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामीणी। विष का प्रधान जो होता था विषपति। विष का प्रधान क्या होता है? विषपति। और जन के शासक राजन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? राजन। क्या कहलाते थे? राजन। राज्य अधिकारियों में पुरोहित, सेनापति क्या थे? जो राज्य अधिकारी ऑफिशियल थे, अधिकारी थे लोग, तो भाई इसमें पुरोहित थे। और कौन था? सेनानी प्रमुख थे। ये वशिष्ठ रूढ़वादी एवं विश्वामित्र द्वारा उदार पुरोहित थे। ठीक है, वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार द्वारा वाले ये थे, संस्था थी, समझिए गुप्तचर मध्य होते थे ये। ठीक है, हाँ, जैसे CID वाईडी हम लोग करते हैं ना, उसी तरह इसमें भी है। आगे भी देखिए, चलते हैं हम वाजपति। वाजपति के बारे में हम समझते हैं मुन्ना। तो वाजपति गोचर भूमि, ये क्या हुआ था? गोचर भूमि का क्या अधिकारी होता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। उग्र अपराधियों को पकड़ाने के लिए बहुत, देखो उसमें भाई देखिए, जब चलता है ना युद्ध तो बहुत उसमें आतंकवादियों घुस जाते उसमें। ठीक है, तो देखिए उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। जो उग्र थे ना, ये इनका जो अपराधी थे उनको पकड़ने का कार्य करते उग्र थे। ठीक है, तो नोट में आपको बता दें आपको कि जो नोट में ऋग्वेद में किसी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। जिस तरीके अफसील का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है किसमें? ऋग्वेद में। लेकिन इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है। कुछ सभापति और समिति, एक वर्ड है सभापति और समिति। राजा को सलाह देने वाली क्या संस्था थी? भाई राजा, भाई कुछ भी कर, भाई जो भी बात करना है, जो भी सलाह देना है, तो पहले सभा और समिति मिलकर राजा को क्या सलाह देते थे। यही से राजा साहब सलाह लेते थे, तब अपना कदम उठाते थे कोई करना। तो सभा श्रेष्ठ एवं सभा सामंती लोगों की संस्था थी। जब ये सभा वाला श्रेष्ठ थे, लेकिन ये वाला जो थे ना समिति वाला, जबकि समिति समान जनता के प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष इसके अध्यक्ष को क्या ईशान कहा जाता था। ठीक है, ईशान किसान नहीं है, ये ईशान इन्हें कहा जाता था अध्यक्ष को। ठीक है, हाँ, इसके अध्यक्ष को। ठीक, आगे चलते हैं तो देखिए आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही है। ठीक है, आप इससे लगे रहिए। देखिए, आपको बता रहे स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय ऐसी बात थी कि स्त्रियां को पूजा करने से मनाही थी, मंदिर जाने से मनाही थी, वो भी निचले वाले क्रम में जो जाती थी उसको। ठीक है, तो अब देखिएगा शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे मान लीजिए, जिसका अर्थ होता है गायों, गोविष्ट जो है, गोविष्ट यहाँ होना चाहिए। गोविष्ट का मतलब होता है जिसका अर्थ हो गायों की खोज। चलो भाई, गायों खोज करो। ठीक है, 10 राग युद्ध, एक गजब की चीज़ है। देखिए बात है, 10 राग युद्ध जो उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका जिक्र किया गया है। यह युद्ध जो है पारुसड़ी यानी रावी नदी, ये पारुसड़ी के नाम ही रावी पर है।
रावी नदी पे ही पड़ा है। नदी तट पर यह सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा, लेकिन इसमें सुदास तो जीत गया। ठीक है, कौन जीता? सुदास विजयी हो गया। ठीक, क्या हो गया? सुदास तो विजयी होगा। इसमें सुदास जो है, उपनिषदों की संख्या देखते हैं तो 108 है। कितनी? 108 है। ऋग्वेदी समाज में 4 वर्णों में महापुराणों की संख्या है। ऋग्वेदी समाज 4 वर्णों में महापुराणों की संख्या विभक्त किया गया था। इसमें बताया गया आपको ब्राह्मण है, वेदों की संख्या कितना? 18 है। तो हम बता दें आपको, ब्राह्मण वेदांग की संख्या तो पता, पुराणों की बात करेंगे तो 18, वेदांग की संख्या 6, लेकिन यहाँ के जो 4 वर्ड है समाज में बताया गया है तो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से, यानी क्षत्रिय उनकी भुजाओं से हैं, वैश्य उनकी क्या किससे हैं, आगे बता रहे हैं आपको। तो वैश्य जो है आपको उनके जांघों से है। किसके जांघों से है भाई? परम पुरुष जो है ब्रह्मा, जांघों से। शूद्र उनके पैरों से। देखो, जांघों से वैश्य उनकी जांघों से, अशूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था, यानी कि ये इसमें मालिक कौन था भाई? बाप, मुखिया होता था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार को कुल कहा था, ठीक, कहा जाता था, जिसकी मुखिया पिता होता था, जिसे हम बताते जिसे कुलुप कहा जाता था। क्या कहा जाता है? कुलुप कहा जाता था। बहुत अच्छी बात है चीज़। अब बात करते हैं स्त्रियों को, थोड़ा दशा देख ले भैया। ठीक है, ये क्या होता था इसमें? स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बहुत अच्छी बात। बाल विवाह प्रदा प्रथा, बहुत, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगा कि बाल विवाह जो है प्रदा प्रथा जो है प्रचलन नहीं था। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस समय में ही मॉडर्न युग में भी बाल विवाह चल रहा है, प्रदा प्रथा चल रहा है, लेकिन सोचिए जरा उस समय को, जो 1500 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व जो चला है, उसमें बाल विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं था। गजब की बात है, क्या संस्कृति, क्या सभ्यता थी। विधवा अपने जो मृतक पति के छोटे भाई से देवर से शादी कर सकती है। अच्छी बात ये भी है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती है। अच्छी बात है। वर्ण न्याय गौतम, तो ये चीज़ थी, आपको समझने लायक थी। ठीक है, आप समझिएगा इसको भी। गार्गी ने याक वल्लभ को वाद विवाद की चुनौती दी। वाद विवाद, ठीक है, गार्गी ने याज्ञ वल्लक्य को वाद विवाद की चुनौती दी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता है। बहुत डिमांड था उसमें। बात देखिए, जो रहना चाहते हैं, हम नहीं शादी करेंगे, नहीं, हम वैसे ही रहेंगे, हैं, हम अविवाहित रहेंगे, तो उन औरतों को कहा जाता था उस काल में अमाजु कहा जाता था। क्या बात है, क्या बात निकल कर आई है। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। ठीक भैया, उपाध्याय जी कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? उपाध्याय। उपाध्याय जी, आपको क्या कहा जाता है? उपाध्याय। ठीक है, तो पंडित जी हैं, जीविकापार्जन के लिए वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक को उपाध्याय कराता था। ठीक है, आर्यों का जो प्रमुख पेय पदार्थ है सोमरस था। क्या था? सोमरस था। चलिए, यह वनस्पति से बनाया जाता था और आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। ठीक है, कितने? 3 वस्त्रों का उपयोग करते थे, आपको नजर आएंगे। देखिए, तो बताया गया आपको, वाष्य है। ठीक है, क्या है? वाष्य है और अधिवाष्य है और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। ये इंपोर्टेंट चीज भैया, ये है अंदर, आज भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो नीवी तो भाई एकदम गजब गजब के नाम रखा गया है, ब्रांडेड नाम है, मच्चो है, ठीक है, एकदम जबरदस्त है नाम है। हाँ, ठीक, अमूल दूध पीता इंडिया। ठीक है, पीते रहो और पिलाते रहो। ठीक है, आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे संगीत। क्या थे मुन्ना? संगीत। इस समय भी संगीत है, बहुत प्यारा संगीत। रथदौड़, घुड़दौड़, क्या क्या था भैया? आर्य के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन कौन थे? संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा थे। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि। गजब की बात है, अच्छी बात है, एकदम पशुपालन और कृषि था। हाँ, इसे भाई मॉडर्न युग तो है ही नहीं था उस समय कि भाई कर लेंगे अपना कंप्यूटर से काम। पशुपालन एवं कृषि था ये इनका, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, चलिए आपको बता दें, आपको एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इसमें से आई है निकलकर, महर्षि कर्णाद। ठीक है, ये महर्षि कर्णाद भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, यानी कि यहीं से परमाणु के बारे में डिस्कशन करने वाला यही है, बात रखने वाली जो महर्षि कर्णाद है, ये सबसे पहले भारत में ही सबसे बताया गया है कि ये इन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में चर्चा और अपनी खोज के बारे में प्रस्तुत की, जो भी परमाणु। ठीक है, महर्षि कर्णाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बातें हैं। ठीक है, गाय को अध्यान मारे जाने योग्य पशु। ठीक है, ये क्या था ना? गाय को अध्यान मारे जाने योग्य पशु श्रेणी में रखा गया। ठीक है, ठीक है, अध्यान मारे जाने योग्य पशु रखना, मतलब ये हुआ कि गाय की कोई हत्या करता, घायल करता था, उसे
मार देता था। तो समझो वेद में क्या लिखा गया, इसे मृत्युदंड दिया जाए। जो भी गाय को मारेगा, ठीक है, अधमरा करेगा, हत्या करेगा, उसको वेद में लिखा गया, उसे मृत्युदंड या देश से बाहर निकाल दो, भगा दो उसको, जो गाय को मारता है। ठीक है। और बात करते हैं आर्यों का प्रिय पशु क्या है, घोड़ा। क्या है, घोड़ा। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। भाई बस बरसाओ रे, बरसाओ रे बरसाओ, इंद्र देवता की जय। बरसाओ रे बरसाओ, प्यारे मोहन बरसाओ। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, देखिए इस बात को,